हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये वीडियो क्लास 9th का आपका इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का, इसी के एनुअल एग्जाम यानी कि फाइनल के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। जी हाँ, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपके 5 तारीख और 6 तारीख के पेपर के लिए यानी कि 5 और 6 मार्च के पेपर के लिए, चाहे आपका मॉर्निंग का पेपर है इवनिंग का, दोनों की तैयारी के लिए, प्रिपरेशन के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर के सॉल्यूशन के बारे में। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम दूसरा सैंपल पेपर अपना डिस्कस कर रहे थे, जिसका पार्ट 1 ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। पार्ट 1 में सेक्शन ए और बी बता दिया था। अब ये जो वीडियो है ये हमारे पार्ट 2 की। और पता है बच्चों, ये जो पार्ट 2 की वीडियो है ना, ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑन द बेसिस ऑफ आपके सिलेबस के रिवीजन के लिए। हैं सर, कैसे? सुनो, पेपर में 3 सेक्शन होते हैं आपके। सेक्शन ए और बी रीडिंग का और राइटिंग का होता है, टोटल 40 मार्क्स का। तो ये आपको ऑलरेडी पार्ट 1 में करवा दिया है। अब जो पार्ट 2 है ना, ये हमारा लिटरेचर का होगा 40 मार्क्स का। और पार्ट 2 के अंदर बच्चों सेक्शन सी लिटरेचर डिस्कस करेंगे। और सेक्शन में क्या है बच्चों, आपकी बिहाइव और मूवमेंट्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बच्चों, वो यहाँ पे देखेंगे हम। ठीक है, आपकी जो किताब है ना बिहेवियर मूवमेंट्स, इसमें चैप्टर पोएम वगैरह सब कुछ है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ आपके सिलेबस के रिवीजन के लिए और एग्जाम में आने के चांसेस के रिपीटेड के लिए। ठीक है ना, तो अच्छे से देखना बच्चों। तकरीबन 50 से 52 मिनट का सेशन होगा, लेकिन हाँ, एंड तक देखने के बाद में आपकी जो प्रिपरेशन है, आपकी जो प्रैक्टिस है, काफी अच्छी यहाँ पे हो जाएगी। बच्चों, आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करिएगा। इस वीडियो पे लाइक का हम रखते हैं बहुत ही छोटा सा, ओनली 799। तो जितने बच्चे सेशन में ज्वाइन है, ज्यादा से ज्यादा बच्चे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना फीडबैक जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी देखने के बाद। ओके, तो रेडी हो बच्चों आज के इस पेपर के पार्ट नंबर 2 की वीडियो को समझने के लिए? बच्चों रेडी हो आप लोग पार्ट 2 को समझने के लिए? तो शुरू करेंगे, बट उससे पहले एक चीज और, हम आपके लिए जो भी 8 से 9 सैंपल पेपर टोटल आपको करवाएंगे ना, उन सभी की वीडियोस का लिंक आपको यहाँ पे आई बटन में मिल जाएगा। तो कोई वीडियो मिस हो जाए, आप देख ना पाओ, तो यहाँ से जाके चेक करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलो बच्चों शुरुआत करते हैं आज के इस पेपर को, जो कि रहेगा पार्ट 2 की वीडियो। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों देखो, पिछली वीडियो में हमने सेक्शन ए बहुत अच्छे से समझा था, ठीक है, जिसके क्वेश्चन कुछ इस तरीके के थे। फिर हमने सेक्शन बी समझा था बच्चों, ठीक है, राइटिंग स्किल एंड ग्रामेटिकल पार्ट का। तो ग्रामर आपकी 10 नंबर की आएगी, ये भी आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है, फिर आपका जो दूसरा पार्ट है यहाँ पे देखेंगे, ये था राइटिंग का। ठीक है, राइटिंग का जिसमें आपको पैराग्राफ राइटिंग करनी थी। हर एक टॉपिक पे मैंने आपको पैराग्राफ राइटिंग भी सिखाई है। ठीक है, जैसे देख सकते हैं, द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन स्टूडेंट्स, ठीक है, द बेनिफिट्स ऑफ ट्रैवलिंग। इसके अलावा आपको मैंने जो है ना स्टोरी लिखना भी सिखाया था पिछली वीडियो में पार्ट 1 में। और साथ ही साथ आपको डायरी एंट्री भी बताई थी कैसे करनी होती है बहुत अच्छे तरीके से। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, जिसने पार्ट 1 की वीडियो ना देखी हो वो देख लेना। ठीक है, ओके, सो फाइनली प्यारे बच्चों, यहां पे आप देख सकते हैं आज की इस वीडियो का हमारा जो सेक्शन सी है, लिटरेचर टेक्स्ट बुक्स एंड सप्लीमेंट्री रीडिंग टेक्स्ट, यानी कि दोनों किताबों का वो शुरुआत हो जाता है। और ये रहेगा 40 नंबर का। ठीक है, तो चलो बच्चों पढ़ते हैं इसको ध्यान से। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि अटेम्प्ट एनीवन फ्रॉम ए एंड बी 5 मार्क्स। बच्चों देखो, मैं एक चीज पहले ही क्लियर कर दूं, एग्जाम के अंदर आपका जो छठा क्वेश्चन है और 7वां क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें क्या होगा कि आपके ना 3 तो एमसीक्यू रहेंगे, या फिर हो सकता है कि 2 एमसीक्यू रहें और 2 आपके क्वेश्चन है 1-1 नंबर के या फिर 2 नंबर के रहेंगे, तो टोटल मिला के 5 नंबर का। लेकिन मैंने क्या किया है, मैंने आपको 2 एक्स्ट्रा एमसीक्यू दिए हैं, जिससे कि आपकी 2 एमसीक्यू एक्स्ट्रा तैयारी हो सके। ठीक है, दैट्स वाई यहां पे हम थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को भी देखेंगे, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन और एक्स्ट्रा हो सकेगी बच्चों। ओके, तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपने छठे क्वेश्चन के सेक्शन ए को देखेंगे, मतलब पार्ट ए को, फिर बी को देखेंगे। आपको कोई एक करना है, ठीक है, या तो ए करना है या तो कोई बी करना है, इन दोनों में से कोई एक। सो यहां पे देखेंगे, तो ये जो आपका स्टैंजा लिया गया है ना, ये वाला, ये आपका जो चैप्टर है इफ आई वर यू, यहां से लिया गया है, जिसमें एक है इंट्रूडर और एक है गैरार्ड। इंट्रूडर यानी कि घुसपैठिया, गैरार्ड यानी कि वो जो उसका मालिक होता है वो। ठीक है, अब इससे क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे आपको मैं सीधा क्वेश्चन बताता हूं और आंसर भी बताऊंगा कि इसमें कहां मिलेगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, हु डज आई रेफर टू। तो इस स्टैंजा में बच्चों आई का यूज किया गया है। ठीक है, जैसे कि
आई हैव बीन हंटेड लॉन्ग इनफ, ठीक है, आई कैन ईट वेल एंड स्लीप। तो ये जो आई शब्द है, ठीक है ना, आई शब्द ये कौन यूज कर रहा है? इंट्रूडर, ठीक है, कौन यूज कर रहा है बच्चों? इंट्रूडर यूज कर रहा है ना। तो क्या हो जाएगा? इंट्रूडर जो है ना वो आई का मीनिंग यहाँ पे सही बैठता है। अगला एमसीक्यू, वाई हैज ही बीन हंटेड लॉन्ग इनफ, ठीक है, यानी कि उसको काफी लंबे समय से क्यों ढूंढा जा रहा है, ठीक है। तो क्यों ढूंढा जा रहा है बच्चों इंट्रूडर को? क्योंकि ही किल्ड अ कॉप, उसने एक पुलिस वाले की हत्या कर दी थी, इसलिए ढूंढा जा रहा था, ठीक है। हाउ डज द स्पीकर वांट टू गेन फ्रीडम? इंट्रूडर जो है वो बेसिकली कैसे अपनी फ्रीडम, अपनी स्वतंत्रता को पाना चाहता है, फिर वक्ता कैसे स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहता है? तो कैसे? टू बिकम चार्ल्स गेरार्ड, वो अपने आप को चार्ल्स गेरार्ड बनाना चाहता है और उससे स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द अपोजिट ऑफ लूज फ्रॉम द अबव लाइंस, ठीक है। तो लूज का मतलब क्या होता है बच्चों? खोना। अब खोने के मामले में अगर आप देखेंगे इसका जो अपोजिट वर्ड है, ठीक है, अपोजिट, उलट, क्या होता है लूज का? गेन, ठीक है, लूज का क्या होता है? गेन। गेन यानी कि पाना, तो लूज का क्या हो जाएगा? गेन हो जाएगा, ठीक है। बच्चों एग्जाम में ना या तो 2 एमसीक्यू होंगे या तो 3 होंगे, लेकिन मैंने आपको 4 करवाए हैं जिससे कि आपकी थोड़ी तैयारी और अच्छी हो जाए। चलिए आप देखेंगे अपने एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन, ठीक है, या फिर कह लीजिए ये 1 नंबर का है, ये 2 नंबर का है। तो पहला क्वेश्चन, अ मिस्ट्री आई प्रपोज टू एक्सप्लेन, व्हाट इज द मिस्ट्री द स्पीकर प्रपोजेस टू एक्सप्लेन, यानी कि मैं एक रहस्य की व्याख्या करना चाहता हूं, वो रहस्य क्या है जो कि वक्ता समझाने का प्रस्ताव रखता है? तो लिखेंगे द स्पीकर प्रपोजेस द मिस्ट्री टू एक्सप्लेन दैट ही हिमसेल्फ इज वांटेड इन अ केस ऑफ शूटिंग। वक्ता रहस्य का प्रस्ताव समझाने के लिए कहता है कि वह खुद गोलीबारी के एक मामले में बेसिकली क्या है कि फंसा हुआ है। ही इज इन ऑल्सो द चांस ऑफ गिविंग अ स्लिप टू द पुलिस, ठीक है, वह पुलिस को चकमा देने की जोखिम में भी शामिल है, ठीक है। तो ये रहस्य है। अगला, हाउ डिड गेरार्ड बिहेव ऑन सीइंग अ गन टोटिंग स्ट्रेंजर इन द कॉटेज, अपनी झोपड़ी में, अपने घर में जब उसने बंदूकधारी उस स्ट्रेंज को, अजनबी को देखा, इंट्रूडर को, तो गेरार्ड ने कैसा व्यवहार किया? तो कैसे व्यवहार किया? गेरार्ड रिमेन्ड calm and composed when he saw the gun-wielding stranger in his cottage. गेरार्ड ने जब अपनी झोपड़ी में एक बंदूकधारी अजनबी को देखा तो वो शांत रहा और थोड़ा संयम से उसने काम लिया। There was no sign of panic or fear in his reaction. उसके रिएक्शन में किसी भी तरीके का कोई घबराहट वगैरह, ऐसा डर कुछ नहीं दिख रहा था। And he spoke to the intruder in a casual, ठीक है, उसने इंट्रूडर से नॉर्मली बात की, घुसपैठिए से, अनफेक्टेड मैनर, मेंटेनिंग हिज नॉर्मल डिमेनर थ्रू आउट दिस सिचुएशन, उसने बड़े संयम से काम लिया, शांति से बात की उससे, ठीक है। जो भी है अब इजीली आप यहाँ पे देख सकते हो, है ना। तो पहला जो हमारा ये वाला पार्ट था बच्चों, इफ आई वर यू, वो यहाँ से पूरा हो गया। अब देखो अगर आपको ये ऊपर वाला नहीं आता है तो आप ये नीचे वाला कर सकते हैं, ठीक है, जो कि है अ हाउस इज नॉट ए होम, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, चलिए इसको पढ़ते हैं एक बार अच्छे से। देखो क्या लिखा है, इट ऑलवेज सीम्स दैट बैड न्यूज स्प्रेड्स क्विकली एंड इन माई केस इट वॉज नो डिफरेंट। ऐसा हमेशा लगता है ना कि जैसे बुरी खबरें जल्दी फैल जाती हैं, और लेकिन मेरे मामले में भी ऐसा ही हुआ। एवरीवन इन हाई स्कूल इंक्लूडिंग द टीचर्स वाज अवेयर ऑफ माई प्लेट, ठीक है, यानी कि हाई स्कूल में सभी लोग, यहाँ तक कि मेरे शिक्षक भी मेरी जो दुर्दशा हुई थी उसके बारे में जान चुके थे। आई वॉज एम्ब्रेस्ड एज आई समहाउ आई वॉज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, जैसे मैं किसी तरीके के लिए, मैं ही अपने साथ हुए इस व्यवहार के लिए जिम्मेदार हूं। व्हाट अ वे टू स्टार्ट ऑफ एट अ न्यू स्कूल, ठीक है, यानी कि नए स्कूल में शुरुआत करने का ये कैसा तरीका था। दिस वॉज नॉट द काइंड ऑफ अटेंशन आई वॉज लुकिंग फॉर, मुझे किसी ऐसे जो अटेंशन की जरूरत है वो नहीं थी, ठीक है, ये चीज बताई गई है। क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, व्हाट वाज द बैड न्यूज, ठीक है, तो जो बुरी खबर है वो क्या थी बच्चों? बुरी खबर क्या थी? हिज हाउस वाज बर्न्ड, उसका जो हाउस था वो जल गया था। अगला, व्हाई डिड द स्पीकर वांट टू डाई, स्पीकर जो वो क्यों मरना चाहता था बच्चों? क्यों मरना चाहता था? बिकॉज ऑफ दैट स्पीकर वॉन्ट अनएबल टू हैंडल द चेंजेस इन लाइफ, उसकी लाइफ में जो भी चेंजेस हो रहे थे बच्चों
वो उसको हैंडल नहीं कर पा रहा था, इसीलिए। ठीक है, तीसरा देखेंगे, वेयर वॉज द स्पीकर स्टडिंग। स्पीकर जो है बच्चों वो कहाँ पे पढ़ रहा था, एक हाई स्कूल में। ओके, इसके अलावा व्हाट वाज द ऑथर स्प्लिट। ठीक है, ऑथर जो है बच्चों वो क्या बोलते हैं, उसकी दुर्दशा कैसी थी, तो ही हैड नो क्लोथ्स, उसके पास कपड़े नहीं थे। ही हैड नो बुक्स, उसके पास बुक्स नहीं थी। ही हैड नो शूज, उसके पास शूज नहीं थे। क्लोथ, बुक्स एंड शूज, कुछ भी नहीं था उसके पास। दैट इज राइट। तो ऑप्शन जो डी वाला होगा ना बच्चों, उपरोक्त सभी वाला, ऑल ऑफ द अबव, ये राइट है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इंग्लिश में देख लेते हैं बच्चों कुछ क्वेश्चन। ठीक है, जो आपके थ्योरी वाले होते हैं उनको। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड द कंपनी ऑफ फ्रेंड्स चेंज द लाइफ ऑफ द नरेटर। ठीक है, दोस्तों की संगति ने नरेटर का जो जीवन वो कैसे बदला था बच्चों, तो लिखेंगे द नरेटर वाज ऑल अलोन विद हिज मदर आफ्टर द फायर इंसिडेंट एक्सीडेंट। ठीक है, जो आग की दुर्घटना हुई थी ना, उसकी वजह से अब वो अकेला रह गया था, अब उसकी माँ भी जा चुकी थी। ठीक है, बट इन न्यू स्कूल एवरीबडी हेल्प्ड हिम एंड डिड नॉट फील अलोन। लेकिन जब उसका नया हाई स्कूल था ना बच्चों, उसमें उसके जितने भी लोग थे, जो भी पढ़ने वाले थे, सभी ने उसकी मदद की और उसे अकेला फील होने नहीं दिया। बिसाइड्स इट, इसके अलावा भी, आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद, ही गॉट हिज कैट फ्रॉम अ लेडी एंड ही बिकम लाइक एन अलाइव पर्सन। ठीक है, कुछ दिनों के बाद उससे एक महिला ने, उसकी बिल्ली मिल गई उसके पास। ठीक है, तो वो ले आया और फिर ऐसे होता ना कि हमें जीने की एक वजह मिल जाती है, तो उसे जीने की वजह मिल गई, उसकी कैट। अगला, वाई डिड द ऑथर गेट अटेंशन इन हिज न्यू स्कूल। लेखक को अपने नए स्कूल में अटेंशन क्यों मिली, ध्यान क्यों मिला, क्योंकि बच्चों द ऑथर बिकम द सेंटर ऑफ अटेंशन एट हिज न्यू स्कूल व्हेन एवरीवन लर्न अबाउट द फायर एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ हिज होम। जब सभी को पता चल गया ना कि इसका घर जो है वो आग में जल गया, ठीक है, बर्बाद हो गया, तब सबकी अटेंशन उसी की तरफ आई। ठीक है, हिज क्लासमेट्स एंड टीचर्स reached out with sympathy, offering support and understanding during his tough time. ठीक है, उसके क्लासमेट्स, उसके टीचर्स वो उसे सहानुभूति देने आए, उसको क्या नाम है, सपोर्ट करने आए और कहने आए कि हाँ हम तुम्हारे साथ हैं, मैं तुम्हारे बुरे वक्त में साथ हूं, मैं समझ सकता हूं, ऐसा हुआ कोई बात नहीं। ठीक है, सांत्वना देने आए थे एक तरीके से। अगला, वाई इज द ऑथर डीपली एम्बेरेस्ड द नेक्स्ट डे इन स्कूल, विच वर्ड शो हिज फियर एंड इनसिक्योरिटी। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो वो बहुत ही ज़्यादा एम्बेरेस क्यों फील कर रहा था, बिकॉज इट वॉज सो, बिकॉज हिज क्लोथ वर वाइड, उसके कपड़े जल चुके थे, बहुत ही गंदे थे। ही हैड नो शूज, शूज भी नहीं थे उसके पास में। ही हैड नो बुक्स एंड होमवर्क, उसके पास ना तो बुक्स थी ना ही उसने होमवर्क किया था। द एक्सप्रेशन ऑफ सैडनेस रिवील ऑल दिस। ठीक है, द एक्सप्रेशन ऑफ सैडनेस, उसने इस चीज को रिवील किया। ओके, तो इस तरीके से बच्चों हमारा सेक्शन जो सी था ना, इसका क्वेश्चन नंबर 6, चाहे वो ए वाला हो, ठीक है, या फिर चाहे हमारा ये बी वाला हो, दोनों मैंने आपको अच्छे से समझा दिए हैं एंड आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा बच्चों। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। अब ये 7वां जो क्वेश्चन है ना, इसमें भी वही सेम चीज है कि आपको ए और बी दिया जाएगा, इसमें से किसी एक को करना है, लेकिन ये वाले होंगे आपके पोयम से। जैसे कि ए वाला जो है ना, ये आपकी पोयम है आ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, इससे लिया गया है। ठीक है, और जो दूसरी वाली है आपका ये जो बी वाला पार्ट है, ये लिया गया है द रेन ऑन द रूफ से। ठीक है, तो इसमें से आपको कोई एक करना है। तो चलिए हम पढ़ते हैं पहले से। तो लिखा हुआ है, नो मोशन हैज शी नाउ नो फोर्स, सी नाइदर हियर्स और नॉर शीज, यानी कि ना तो वो देख सकती है ना ही तो वो सुन सकती है। रोल्ड राउंड इन द अर्थ्स ड्रिनल कोर्स विद रॉक्स एंड स्टोन्स एंड ट्रीज, ये नेचर को दर्शाता है। ठीक है, सो क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। हमारा पहला क्वेश्चन है, सी नाइदर हियर्स नॉर शीज, द पोएट सेज सो बिकॉज शी इज, यानी कि अब वो ना तो बोल सकती है ना ही तो वो सुन सकती है। ठीक है, तो ऐसा पोएट ने क्यों कहा बच्चों, बिकॉज ऑफ दैट सी इज डेड, क्योंकि वो मर चुकी है, इसलिए ना तो वो सुन सकती है ना ही तो देख सकती है। द पोएट इमेजिन्स हर नाउ एज एन इंस्पिरेबल पार्ट ऑफ, ठीक है, अब उसने अपने क्या नाम है अभिन्न अंग के रूप में किसको इमेजिन किया था बच्चों, तो नेचर को किया था। किसे, नेचर को। अगला, इन द एंड द पोएट आफ्टर द डेथ ऑफ द लव्ड वन इज, ठीक है, यानी कि इस कविता के अंत में
पोएट जो है जब उसके किसी लव्ड वन यानी कि प्रियजन की मृत्यु हो जाती है तो उसे कैसा महसूस होता है? एट पीस, यानी कि शांति कह लीजिए। ओके, फिर यहाँ पे आता है फोर्थ क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू दी पोएम शी नाउ मूव्स विथ, ठीक है, पोएम के अकॉर्डिंग वो अब किस में मूव्स कर रही है? तो किस में मूव करती है बच्चों? रॉक्स, स्टोन्स एंड ट्रीज। तो सेम वही से रॉक्स, स्टोन्स एंड ट्रीज, दैट्स व्हाई ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर बच्चों। ठीक है, चलिए अब हम आगे क्वेश्चन देखेंगे। यहां पे दिया हुआ है द पासिंग ऑफ टाइम will no longer affect her, says the poet. Which lines of the poem say this? यानी कि कवि कहता है कि समय बीतने का अब उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। कविता की कौन सी लाइन ऐसा बताते हैं? तो लिखेंगे Although the poet's beloved has passed away, time can no longer touch or change her. यानी कि हालांकि कवि की प्रेमिका का निधन हो चुका है लेकिन समय अब उसे छू या बदल नहीं सकती उसकी प्रेमिका की डेथ को। ठीक है, द पोइट एक्सप्रेस दिस, पोइट ने ऐसा इसलिए कहा है बच्चों, मतलब ऐसा इसीलिए कहा था क्योंकि अब वो ना तो सुन सकती है ना देख सकती है। और ये लाइन्स है शी शीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील द टच ऑफ अर्ली ईयर्स। ठीक है, इस लाइन के माध्यम से उसने बातें कही हैं। अगला क्वेश्चन, how does she become an inseparable part of nature? Write your answer in the context of the poem A Slumber Did My Spirit Seal. यानी कि वह प्रकृति का अभिन्न अंग कैसे बन जाती है, आपको इसके बारे में इस पोएम के हिसाब से लिखना है। बच्चों ये क्वेश्चन आपका 2 या 3 नंबर में भी आ सकता है, तो ध्यान से देखिएगा। नाउ पोएट्स लवर या फिर लव्ड वन, शी बिकम्स एन इंसेपरेबल पार्ट ऑफ नेचर आफ्टर हर डेथ। ठीक है, पोएट के अकॉर्डिंग अब वो नेचर का अभिन्न अंग बन चुकी थी डेथ के बाद में। शी इज नाउ ब्यूड बीनीथ द अर्थ सरफेस एंड मूव्स अलोंग विद इट जस्ट लाइक रॉक्स, स्टोन्स एंड ट्रीज। अब वो जो थी ना वो अब धरती की सतह पर नीचे दबी हुई चट्टान, पत्थर, पेड़ इसके तरह चलने लगे। शी नो लॉन्गर एक्सपीरियंस लाइफ बट थ्रू दिस पोएम द पोएट कीप्स हर मेमोरी अलाइव एक्सप्रेसिंग हिज इटर्नल कनेक्शन विद हर। ठीक है, अब वैसे तो देखो उसको जीवन का ज्यादा अनुभव था नहीं, ठीक है, लेकिन इस कविता के माध्यम से कवि उसकी याद को जीवित रखता है और उसके साथ ही शाश्वत जो संबंध है उसको भी बताता है ना। तो ये चीज है बच्चों। तो पोयम का आपका ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे पूरा हो गया बच्चों, पहला वाला। अब हम इसके दूसरे वाले पार्ट को देखेंगे। दूसरा वाला ये रहा बच्चों, ठीक है, जो कि है द रेन ऑन द रूफ। चलिए पढ़ते हैं बच्चों, क्या लिखा हुआ है। Every tinkle on shingles has no issue in the heart, and the thousand dreamy fancies into busy being start, and a thousand recollections wave their air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof. क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन क्या है। What makes an echo in the poet's heart? यानी कि कवि के हृदय की क्या प्रतिध्वनि हमें सुनाई देती है या फिर उत्पन्न होती है। ठीक है, कवि के हृदय में क्या उसको सुनाई देता है। तो कवि को क्या सुनाई देता है बच्चों? द साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स ऑन दी रूफ। छत पर बारिश की जो बूंदों की साउंड है, ठीक है, रेन की जो ड्रॉप्स हैं उसकी आवाज उसके हृदय में सुनाई देती है। व्हाट राइजेस इन दी पोएट्स माइंड? कवि के मन में क्या उठता है बच्चों? ठीक है, अभी अभी हमने देखा था फैंशियस। फैंशियस मतलब होता है जो उसे पसंद हो, है ना, ये चीज। अगला एमसीक्यू, व्हाट डज द वर्ड शिंगल्स मीन? ये जो वर्ड है ना आपका साइंस, इसका क्या मतलब है बच्चों? ठीक है, जो शिंगल्स मतलब है इसका क्या मतलब है? टाइल्स यूज्ड ऑन द रूफ। छत पर जो टाइल्स उपयोग की गई हैं उसको कहा गया है। ठीक है, व्हाट डज द पोएट लिसन टू? पोएट कवि क्या सुनना चाहता था? तो वो क्या सुनना चाहता था? द पैटरिंग साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप्स मेड ऑन द शिंगल्स। टाइल पर बारिश की बूंदों की जो आवाज आ रही थी वो उसको सुनना चाहता था, और वो भी बहुत अच्छे से। ठीक है, अगला देखेंगे बच्चों। अब हमारा क्वेश्चन नंबर इसका 5वां। ठीक है, व्हाट डज द पोएट लाइक टू डू व्हेन इट रेन्स? जब बारिश होती है तो पोएट को क्या करना पसंद है बच्चों? द पोएट फील्स द अल्टीमेट फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस एंड जॉय व्हेन ही प्रेसेस द पिलो while lying on the bed of the hut। ठीक है, जो कवि है वो जब बिस्तर पे लेटा हुआ होता है तो तकिया दबाते समय
कवि को परम आनंद और उल्लास की अनुभूति होती है। एज ए रिजल्ट ही रीच्स द सेवंथ हेवन ऑन हियरिंग द सॉफ्ट साउंड ऑफ जेंटल रेन। ठीक है, इसका जब वो तकिया को एकदम से दबा लेता है अपने सर से, है ना, तो उसे ना वो इसलिए ऐसा करता है क्योंकि वो बारिश की उन बूंदों को, उन साउंड को सुनना चाहता है, जैसे कि वो लगता है जैसे सातवें आसमान में, स्वर्ग में पहुंच गया हो, है ना, ये चीज। इसके अलावा हाउ डज पोएट डिस्क्राइब द स्काई बिफोर द रेन फॉल्स? राइट योर आंसर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पोयम रेन ऑन द रूफ। कवि ने बारिश से पहले आसमान का वर्णन कैसे किया है? ठीक है, बारिश से पहले आसमान कैसा होता है? तो लिखेंगे बिफोर द रेन द स्काई इज फुल ऑफ स्टार्स। बारिश से पहले पूरा आसमान स्टार्स यानी सितारों से भरा हुआ था। इट इंडिकेट्स दैट द स्काई इज क्लियर। ठीक है, जो कि बताता है कि आसमान साफ था और कोई भी बादल वगैरह नहीं थे। लेटर, और उसी के बाद डार्क क्लाउड्स स्टार्ट होवरिंग ओवर द स्पेयर ऑफ स्टार्स। दे हाइड द स्टार्स इन डार्कनेस ऑल अराउंड। ठीक है, वैसे ही फिर काले बादल एकदम से आ गए और उन्होंने पूरे आसमान को काला कर दिया एक तरीके से। ठीक है, तो ऐसे करके आप देखेंगे आपकी जो दोनों पोएम थी ना, इससे संबंधित जो क्वेश्चन थे एमसीक्यू और वैसे वाले भी, सब हमने क्लियर कर लिए। ठीक है, ओके, तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। और ये जो 8वां क्वेश्चन है ना, इसमें बेसिकली आपके 3-3 नंबर के टोटल आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको किन्हीं 4 के आंसर देने हैं। ठीक है, 5 में से 4, लेकिन यहां पे मैंने लिए हैं बच्चों 6 क्वेश्चन। ठीक है, जिससे कि आपकी थोड़ी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हो सके एक क्वेश्चन की, है ना। चलिए शुरुआत करेंगे बच्चों। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट डिफरेंस डज द ऑथर नोट बिटवीन द फ्रूट सेलर एंड द अदर हॉकर्स? राइट और आंसर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द काठमांडू। यानी कि बांसुरी बेचने वाले और जो बाकी के रेडी वाले होते हैं, फेरी वाले होते हैं, इनके बीच में लेखक ने क्या डिफरेंस जो है वो नोट किया, वो हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, क्या डिफरेंस देखा उसने? तो लिखेंगे बच्चों, द ऑथर ऑब्जर्व्स दैट द फ्रूट सेलर contrast with the other hawkers by not shouting loudly to attract customer. Instead, he plays his flute slowly. एक सेकेंड रुको, आप ना एक एक सेंटेंस समझो पहले। ठीक है, एक एक सेंटेंस तब समझ में आएगा। The author observes that the flute seller contrast with other hawkers by not shouting loudly to attract customer. ठीक है, इसका मतलब जो फेरी वाले होते हैं, जैसे आपकी गलियों में आसपास में जो सब्जी बेचने वाले हो गए, पॉपकॉर्न वाले हो गए, नान खटाई बिस्किट वाले हो गए, है ना, ये क्या कहते हैं, चिल्ला चिल्ला के लोगों को शाउटिंग लाउडली ऐसे बोल बोल के तेजी से अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जबकि फ्लूट सेलर ऐसा नहीं करता है। ठीक है, तो फ्लूट सेलर क्या करता है, ही प्लेस हिज फ्लूट, वो अपनी बांसुरी को बजाता है बहुत ही धीरे धीरे से, स्लोली एंड मेडिटेटिवली, क्रिएटिंग अ काल्म नॉन अर्जेंट एटमॉस्फेयर। वो धीरे धीरे अपनी बांसुरी को बजाता है, लोगों को शांति प्रदान करता है और एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाता है जिसमें नॉन अर्जेंट हो, यानी कि जरूरी नहीं कि किसी को खरीदना ही है, लोगों को ना शांति, मेडिटेशन पहुंचता है। अनलाइक अदर हॉकर्स हु एंगेज इन एक्सेसिव डिस्प्लेस और लाउड कॉल्स टू सेल देयर गुड्स, वो तेजी तेजी से चिल्लाते हैं। द फ्रूट सेलर remains composed and occasionally engages in quiet conversations with nearby vendors such as the fruit seller. ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें कही गई बच्चों कि जो फ्लूट सेलर होता है ना, वो पहले तो अपनी बांसुरी को बहुत ही प्यार से धीरे से बजाता है, आसपास के जो लोग होते हैं वो उसे सुनते हैं, किसी को अच्छा लगता है तो वो आके कन्वर्सेशन करके इजीली ले जाता है उससे, है ना, ये चीज़ें हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट मीन बाय द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज? ठीक है, आपको ऑन क्लिंग ट्री के हिसाब से ये बताना, यानी कि कवि का वृक्ष की जो शक्ति है इसको उजागर करने का क्या तात्पर्य है। ठीक है, द पावर ऑफ ट्री कह लीजिए या फिर स्ट्रेंथ कह लीजिए, ट्री की जो एक्सपोज की है उसने, ऑन क्लिंग ट्री, इसके बारे में बताइए। तो चलो बताते अच्छे से। लिखेंगे बच्चों, द फेरास द स्ट्रेंथ ऑफ ट्री एक्सपोज। ये जो आपका एक पैरा है, एक लाइन है कि पेड़ की ताकत का उजागर, ये जो पैरा है, इट मीन्स दैट द ट्रीज ट्रू पावर विच लाइज इन इट्स डेप्थ रूटेड फाउंडेशन इज फाइनली रिवील्ड व्हेन इट्स रूट्स आर फोर्सफुली पुल्ड आउट ऑफ द अर्थ। ठीक है, पेड़ की ताकत का जो अंदाजा है, जो उजागर है, वो इससे पता चलता है कि पेड़ की असली ताकत जो होती है ना, वो उसकी जड़ों में होती है, और ये तब प्रकट हुई है जब जड़ों को बलपूर्वक धरती से
निकाला गया। Once exposed to the scorching sun and suffocating air, the tree lose its ability to survive. ठीक है, पेड़ एक बार चिलचिलाती धूप या फिर खतरनाक हवा में संपर्क के आने पर पेड़ जीवित रहने की अपनी क्षमता खो देता है। ठीक है, जब इसकी जड़ें उसमें आते हैं। विदाउट द प्रोटेक्शन ऑफ द सोइल द रूट्स ड्राई अप कॉजिंग द ट्री टू विदर एंड इवेंचुअली डाई। ठीक है, मिट्टी की सुरक्षा के बिना जड़ें सूख जाती हैं, जिससे पेड़ मुरझा जाते हैं और अंततः पेड़ खत्म हो जाता है। ठीक है, तो पेड़ की जड़ें जब तक मिट्टी में है तभी तक वो पेड़ को आसानी से उगा पाती हैं, ऊपर पहुंचा पाती हैं। लेकिन जैसे ही वो उससे मिट्टी हटेगी, चिलचिलाती धूप उस पर पड़ेगी, पॉल्यूशन हवा वाली आएगी उसके पास में, तो पेड़ मर जाएगा। ठीक है, यही उसकी पावर है, यही उसकी कमजोरी है, वीकनेस भी है। अगला क्वेश्चन, व्हाट मिस्टेक डिड द न्यू टीचर इन कलाम्स एलिमेंट्री स्कूल कमिटेड वन डे, हाउ वाज ही रिफॉर्म्ड। यानी कि क्या बताना है बच्चों कि वो जो था ना कलाम के प्राथमिक विद्यालय में नए शिक्षक, उन्होंने एक दिन क्या गलती की और फिर उसे सुधारा कैसे, तो लिखेंगे बच्चों। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो क्या कहता है सी वाला, द न्यू टीचर एट कलाम्स एलिमेंट्री स्कूल ऑब्जेक्टेड टू अ मुस्लिम बॉय कलाम सिटिंग बिसाइड्स अ हिंदू बॉय रामानंद शास्त्री इन द फ्रंट रो। कलाम के प्राथमिक विद्यालय के जो नए शिक्षक थे, उन्होंने मुस्लिम लड़के कलाम को एक हिंदू लड़के रामनाथ शास्त्री के बगल में आगे की पंक्ति में बैठने पे आपत्ति जताई। देन ही आस्क्ड कलाम टू सिट एट द बैक, उसने कलाम से कहा कि पीछे बैठो। ठीक है, और अपसेटिंग बोथ बॉयज, जिसने दोनों लड़कों को, मतलब दोनों जो ये बच्चे थे ये परेशान हो गए। When this incident was reported to their parents, Lakshman Shastri, Ramanand's father, reprimanded the teacher for promoting social inequality and commonly intolerance. जब ये घटना उनके माता पिता को बताई गई तो रामदादा के जो पिता थे लक्ष्मण शास्त्री, इन्होंने टीचर को सामाजिक असमानता और भेदभाव के लिए डांटा। He demanded an apology or registration from the resignation from the teacher. उन्होंने शिक्षक से माफी मांगने को कहा या फिर इस्तीफा देने की बात कही। द टीचर रिगार्डेड दिस बिहेवियर एंड द कन्विक्शन विद विच लक्ष्मण शास्त्री स्पोक रिफॉर्म्ड हिज एटीट्यूड कंप्लीटली। ठीक है, यानी कि शिक्षक को अपने व्यवहार का पछतावा हुआ और जिससे दृढ़ विश्वास से लक्ष्मण शास्त्री ने बात की, उनके रवैये को पूरी तरीके से बदल दिया। ये चीजें हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। अगला है क्वेश्चन आपका डी वाला। By now, you may have concluded that Innisfree is a simple, natural place full of beauty and peace. How does the poet contrast it with where he now stands? From the poem The Lake Innisfree of Free, stanza 3rd. इसमें क्या बताना है बच्चों कि अब तक आप इस बात पे निष्कर्ष पे पहुंच चुके होंगे कि इन्निसफ्री जो है वो एक सरल प्राकृतिक स्थान है, सुंदरता और शांति से भरा हुआ है ना। तो कवि ने उसकी जो तुलना वो कैसे की है, जहां पे वो अभी खड़ा हुआ है, इन्निसफ्री की तुलना और अपनी वर्तमान की तुलना उसने कैसे की है। ठीक है, तो बच्चों लिखेंगे इस तरीके से, द पोएट इज वेरी मच अट्रैक्टेड बाय द सेरेन एंड ब्यूटीफुल लैंडस्केप ऑफ द इन्निसफ्री। ठीक है, यानी कि कवि इन्निसफ्री की शांति और सुंदर परिदृश्य से बहुत ही ज्यादा आकर्षित है। He always wishes for the peace and quiet that he lived in during his childhood days. ठीक है, वह हमेशा उस शांति, उस एकांत की कामना करता है जिसे वो बचपन के दिनों में रहता था। अभी तो भाई इस भाग दौड़ वाली जिंदगी में सबके दिमाग में टेंशन से होती हैं। ठीक है, तो वो चाइल्डहुड डेज के अपने उन क्वाइट एंड पीस मूवमेंट को याद करता है। ठीक है, मिस करता है। द सॉन्ग ऑफ द क्रिकेट, द साउंड ऑफ द विंग्स ऑफ द लिनियंट, the purple glow of the afternoon and the beauty of a shimmering midnight have left an indelible impression on the poet's mind. यानी कि जो झिंगुर होता है उसका गाना, लिनेट के पंखों की आवाज, दोपहर की बैंगनी चमक, झिलमिलाती आधी रात की सुंदरता कवि के मन को एक बहुत ही अच्छी छाप छोड़ के जाती है। इन कॉन्ट्रास्ट द अर्बन सेटिंग consisting of roads and pavements where the poet stands now, he can still hear and feel the sound of the lake waters lapping gently on the shore in the deep heart. सड़क और
फुटपाथ से भरी उस शहरी जीवन में जहां कभी अब खड़ा है, ठीक है, वह अभी भी अपने दिल के अंदर उस किनारे पर धीरे धीरे छलकते झील के पानी की आवाज को सुन रहा है और महसूस भी कर सकता है। ऐसी बातें हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा कि हाउ डज एवलिन हियर म्यूजिक, द साउंड ऑफ म्यूजिक, ठीक है। एवलिन जो है उस साउंड को कैसे सुनता है, या मतलब सुनती है बेसिकली। तो कैसे सुनती है बच्चों, आ जाओ बताते हैं आपको। देखो ऐसे लिखेंगे, एवलिन डज नॉट हियर म्यूजिक इन द ट्रेडिशनल वे, सी फील्स इट। एवलिन जो है ना, वो संगीत को जैसे हम सुनते हैं वैसे नहीं सुनती, वो उसे महसूस करती है। शी सेंसेस द वाइब्रेशंस ऑफ द म्यूजिक थ्रू आउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हर टीचर, मतलब वो जो है ना, म्यूजिक के वाइब्रेशन को अपने हर पार्ट्स, बॉडी के पार्ट से उसको फील करती है। हर टीचर रॉन फॉरवर्ड्स हेल्प्ड हर बाय ट्यूनिंग टू ड्रम्स द डिफरेंट नोट्स, टीचिंग हर टू फील द साउंड रादर देन हियर इट। उसके जो टीचर थे बच्चों, ठीक है, जॉन फॉर्ब्स, उन्होंने इसको कहा एवलिन को कि 2 ड्रम लाओ, 2 ड्रम पे अलग अलग जो स्वर है उसको बजाओ और उसको ध्वनि को सुनने की बजाय महसूस करो। सी कुड फील द हायर पिच इन हर अपर बॉडी एंड द लोअर पिच इन हर लोअर बॉडी। उसने क्या नाम, अपने निचले शरीर में निम्न स्वर को महसूस किया, ऊपर के शरीर में ज्यादा साउंड को महसूस किया। व्हेन शी प्लेड द सेलोफोन शी फेल्ट द म्यूजिक फ्लोइंग थ्रू आउट द शिक इनटू हर फिंगरप्रिंट्स, ठीक है। जब वह जाइलोफोन बजाती है, ठीक है, जाइलोफोन बजाती है, तो उसे लगता है कि संगीत जो है ना, संगीत जो है छड़ी के माध्यम से उसके अंगुलियों में बह रहा है। सी ऑल्सो स्टूड बेयरफुट ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म एंड लर्न अगेंस्ट द ड्रम्स टू फील द वाइब्रेशंस, ठीक है। वह एक लकड़ी के मंच पर नग्न पैर से खड़ी थी और कंपन को महसूस करने के लिए ड्रम की तरफ झुकी। फॉर एवलिन म्यूजिक रेसोनेट्स थ्रू हर होल बॉडी इंक्लूडिंग हर हेयर। अब संगीत उसके पूरे शरीर में गूंजने लगा और यहां तक कि उसमें उसके बाल भी शामिल थे, ठीक है। एक आखिरी क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट काइंड ऑफ डिस्ट्रक्शन इज कॉज्ड बाय द वायलेट वाइंड, राइट और आंसर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पोएम ऑफ वाइंड। यानी कि जो वाइंड है, हवा, ठीक है, जब तेज हवा होती है वो कैसा विनाश लेके आती है, इसके बारे में हमें बताना है। तो लिखेंगे बच्चों इस तरीके से कि when the wind blows violently it destroys everything। जब हवा प्रचंड होती है, बहुत तेज होती है, तो वो सब कुछ नष्ट कर देती है। It breaks the shutter of windows, scatters the papers here and there, gnaws down the books, tears their pages and brings heavy rains with it, ठीक है। ये खिड़कियों की शटर तोड़ देती है, कागजों को इधर उधर बिखेर देती है, किताबों को गिरा देती है, उसके पन्ने फाड़ देती है और बारिश भी करती है। द स्ट्रॉन्ग वाइंड क्रश एंड डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग दैट कम्स इन दिस वे। एक तेजी से एक खतरनाक जो हवा होती है वो अपने रास्ते में हर एक चीज को तोड़ देती है। इट ब्रेक्स वीक हाउसेस, वो कमजोर घरों को उखाड़ देती है, तोड़ देती है। फ्रेगिल डोर्स एंड रूफ, छतों को तोड़ देती है, ठीक है, जो कमजोर खिड़की दरवाजे होते हैं इनको तोड़ देती है। इट कॉज लूज ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी एंड लीव्स पीपल बिहाइंड विद ब्रोकन हार्ट्स एंड ब्रोकन लाइफ, ठीक है। ये वॉलेंटली जो वाइंड होती है वो प्रॉपर्टी को, हमारे जीवन को, सभी को उड़ा के अपने साथ ले जाती है, ठीक है। बचता है तो सिर्फ हमारे टूटे हुए दिल और टूटी हुई हमारी जिंदगी। थर्स अ स्ट्रॉन्ग वाइंड इज कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन फॉर ऑल वीक पीपल, ठीक है। जो कमजोर लोग होते हैं उनके लिए तो ये आत्मघात होती है, बहुत ही खतरनाक होती है, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन 8 जो है आपके फर्स्ट बुक के जो क्वेश्चंस थे वो हमारे यहाँ से पूरे हो गए हैं एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब आगे देखेंगे बच्चों। अगला है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या है कि आंसर एनी 2 आउट ऑफ दी 3 फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये 3 नंबर के हैं बच्चों, जिसमें से आपको 2 करने, लेकिन मैंने यहाँ पे लिए हैं बच्चों 4 क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें से आपको मैं कुछ और क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा समझा सकूं, ठीक है। देखो बच्चों क्या लिखा हुआ पहले में, द प्लॉट डिड द फिटर डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स माइंड फ्रॉम द टॉय सेलर, राइट योर आंसर इन द कॉन्टेक्स्ट द लोस्ट चाइल्ड। यानी कि क्या मोटे आदमी ने बच्चे का ध्यान खिलौने बेचने वाले से हटा दिया, इसके बारे में हमें बताना है। तो बच्चों लिखेंगे
द चाइल्ड वॉज वेरी अट्रैक्टेड टू दी फेयर, जो बच्चा है वो मेले में बहुत ही ज्यादा आकर्षित था। ही वॉज अट्रैक्टेड टू मैनी थिंग्स इन द फेयर, वो मेले में बहुत सारी चीजों से अट्रैक्ट हुआ। द चाइल्ड सो अ टॉय सेलर, उसने एक खिलौने बेचने वाले को देखा। ही टोल्ड हिज पेरेंट्स दैट ही वांटेड टू बाय अ टॉय, उसने माता पिता को बताया मम्मी पापा मुझे ये खिलौना खरीदना है। बट हिज फादर लुक्ड एट हिम एंग्रीली, गुस्से से उसके पिता ने उसकी तरफ देखा। द चाइल्ड वॉज फेमिलियर विद हिज फादर्स स्ट्रिक्ट वेज, उसे पता था मेरे पापा कितने स्ट्रिक्ट हैं। ही डिड नॉट फोर्स हिज फादर टू बाय टॉयज, और उसने अपने पापा को फोर्स नहीं किया कि मुझे ये चाहिए 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 इस तरीके से करके, ठीक है, फोर्स नहीं किया। सो इस तरीके से, एक सेकेंड कहाँ चला गया, हाँ ऐसे करके आप इसका आंसर लिखोगे बच्चों। ओके, अगला, महिंद्रा कॉल्स घोस्ट और स्पिरिट्स आर फिगमेंट ऑफ द इमेजिनेशन, व्हाट हैपेंस टू हिम ऑन अ फुल मून नाइट। महेंद्र कहता है, महिंद्रा जो वो कहता है कि ये भूत हो गए, ये आत्मा हो गए, ये सब हमारी इमेजिनेशन है, लेकिन उस चांदनी रात में, फुल मून नाइट में उसके साथ क्या हुआ था, तो लिखेंगे वंस ईश्वरान टोल्ड महेंद्र अबाउट अ हॉरिबल घोस्ट ऑफ अ वुमेन हु अपीयर्ड समटाइम्स एट मिडनाइट ड्यूरिंग द फुल मून। एक बार ईश्वरान ने महेंद्र को एक ऐसी भयानक महिला आत्मा के बारे में बताया था जो केवल जब पूर्ण पूर्णिमा होती है उसी दिन कभी कभी आधी रात को दिखाई देती है। ही एक्सप्लेन्ड हर एज एन अगली क्रिएचर होल्डिंग अ फोर्ट्यूस इन हर आर्म्स, ठीक है, उसने एक बदसूरत प्राणी के रूप में उसे बताया कि उसकी बाहों में ना एक छोटा सा बच्चा होगा, ठीक है, भ्रूण टाइप में होगा। महेंद्र एट्रीब्यूट इट टू बी फिगमेंट ऑफ ईश्वरान इमेजिनेशन, क्योंकि ईश्वरान स्टोरियां बहुत बनाता था, इसलिए उसने कहा कि ये तुम्हारी सिर्फ सोच है, तुम्हारा इमेजिनेशन है। बट ऑन ए फुल मून नाइट ही वॉज अवेकन्ड बाय अ लॉ ग्रोन नियर हिज विंडो, उस पूर्णिमा को रात वह अपनी खिड़की के पास एक धीमी से, जैसे कोई करा रहा होता है ना, वैसी आवाज आई। ही ब्रोक इनटू अ स्वीट व्हेन ही सो अ डार्क क्लाउड लाइक फिगर होल्डिंग अ बंडल, जब उसने एक काले बादल जैसी आकृति को एक बंडल कपड़े देखा तो पसीने से तरबतर हो गया। आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस, और अपने अनुभव से उभरने के बाद, ही थ्रू इट मस्ट बी अ ट्रिक प्लेड बाय हिज सबकॉन्शियस माइंड, उसके अवचेतन मन के द्वारा चली गई एक चाल हो सकती है जो कि उसे ऐसा बताया, ठीक है। लेकिन उस फुल मून नाइट को महेंद्र भी बहुत डर गया था बच्चों, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। चलिए अगला देखते हैं। सार्गी सेज आई एम हैप्पी that my words have taken effect. Why does he say so? Is it right in saying this? यानी कि बताना है कि सरगोई कहती है कि मुझे खुशी है कि मेरे शब्दों का असर हुआ, वो ऐसा क्यों कहती है और क्या उसका ऐसा कहना सही था, इसके बारे में आपको बताना है। तो लिखेंगे बच्चों, शार्गी सेज दिस आफ्टर सेइंग लश्कोफ इंप्रूवमेंट। सार्गी ने यह बात क्यों कही थी बच्चों? सर्गेई ने यह बात इसलिए कही थी क्योंकि लुश्कोव को अब लुश्कोव के अंदर सुधार देखने को मिलने लगा था। ही इज नाउ ईयरिंग 35 रूबल्स अ मंथ, ठीक है, यानी कि अब वह हर महीने 35 रूबल कमा रहा था। सर्गी फील्स हैप्पी, सर्गी बहुत खुश हुई, बिकॉज हिज वर्ड्स सीम्ड टू बी हैव इनकरेज्ड लश्कोव टू टर्न हिज लाइफ अराउंड। उसके शब्दों की वजह से जो सर्गोई है उसने अपना जीवन बदलना चाहा और बदला। सर्गी बिलीव्स हिज एडवाइस हेल्प्ड लश्कोव स्टॉप ड्रिंकिंग एंड स्टार्ट वर्किंग हार्ड। सर्गी ने एडवाइस किया था उसे, सर्गी को विश्वास था कि लश्कोव पीना बंद कर देगा और हार्ड वर्क करेगा अपने काम के लिए। हाउएवर हुआ भी ऐसा ही। लुश्कोव लेटर रिवील्स दैट इट वाज ओल्गा सेल्फ, ठीक है, लुश्कोव ने कहा कि तुम्हारी बातों का तो असर हुआ ही है, लेकिन इसमें ओल्गा ने मेरी बहुत हेल्प की है, नॉट सर्गीस वर्ड। सर्गी के वर्ड थोड़ा बहुत हेल्प किए हैं, लेकिन ओल्गा ने ज्यादा हेल्प किया है, तो इसीलिए नॉट सर्गीस वर्ड दैट लीड टू हिज चेंजेस। सर्गीस बिलीफ टू वेल इंटेंशनड इन नॉट एंटायरली एक्यूरेट, ठीक है, यानी कि सर्गी का मानना है कि यह अच्छी मंशा वाला है लेकिन पूरी तरीके से सही नहीं, कुछ ऐसा है, ठीक है। सो ये हो गया आपका यहाँ पे बच्चों। अब एक आखिरी क्वेश्चन है इसका, फिर आगे बढ़ेंगे। Why does Disciple decide to stay in the kingdom of fools? Is it good idea?
यानी कि जो वो था ना बच्चों, क्या नाम है, शिष्य, ठीक है, शिष्य डिसिपल, वो मूर्खों के स्वराज्य में रुकना क्यों चाहता था और क्या ये उसके हिसाब से सही विचार था? तो लिखेंगे बच्चों, द डिसिपल वांट्स टू लाइव इन द किंगडम ऑफ फूल्स। क्यों रहना चाहता था उन मूर्खों के राज्यों में? बिकॉज एनीथिंग कैन बी ब्राउट फॉर अ डूडू, क्योंकि वहां पे सब कुछ एक डूडू में मिल जाता था। द डिसिपल जस्ट वांट्स गुड एंड चीप फूड। डिसिपल को क्या चाहिए था? एक अच्छा खाना और चीप, सस्ते पे, है ना। द गुरु लीव्स बट द डिसिपल इज टेम्पटेड टू स्टे देयर। वो सोच रहा था कि वो यहीं पे रहे। द गुरु ऑल्सो वार्न हिम बाय सेइंग दिस, they are fools and it is not a good idea to stay there because they can do anything at any time and the situation will not always remain the same। गुरु ने कहा था कि तुम यहाँ पे रुक रहे हो, ये अच्छा आइडिया नहीं है क्योंकि ये मूर्खों का राज्य है, यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। दैट्स द आंसर। ओके, सो यहाँ पे अब हमारा जो ये वाला क्वेश्चन है 9 वाला, ये भी हमारा पूरा हो चुका है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे बच्चों। अब हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10। हाँ, ये तो बड़ा हो गया, छोटा कर दे भाई। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, और ये हमारे 6 नंबर के क्वेश्चन हैं। ठीक है, पहले ही आपके जो फर्स्ट वाली बुक है ना, उससे लिया गया है। क्वेश्चन सबसे पहला, संतोष यादव गॉट इन द रिकॉर्ड बुक्स व्हेन शी स्केल्ड माउंट एवरेस्ट। ठीक है, यानी कि संतोष यादव ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई के लिए रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करवाया। व्हाट वाज द रीजन फॉर इट? ऐसा करने के पीछे उसका कारण क्या था? When did संतोष लीव होम फ्रॉम दिल्ली एंड वाई? उसने अपना दिल्ली का घर कब छोड़ा और क्यों छोड़ा? 3 क्वेश्चन है, 3 नहीं वैसे तो 2 ही हैं। चलो पढ़ते हैं इसको अच्छे तरीके से, काफी छोटा आंसर है। इस तरह से लिखेंगे बच्चों, देखो, शी कॉन्कर्ड दिस समिट एट द एज ऑफ 20। ठीक है, उन्होंने 20 साल की उम्र में इस शिखर पे विजय प्राप्त की। शी वॉज द यंगेस्ट वुमेन टू डू सो इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में वही सबसे एक यंगेस्ट वुमेन थी जिन्होंने ऐसा किया। सी स्केल्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, इट ऑल्सो मेड हर यूनिक। उन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की, जिससे वो इस दुनिया में एक यंगेस्ट और अद्वितीय महिला बनी। संतोष लेफ्ट होम फ्रॉम दिल्ली एट द एज ऑफ 16 बिकॉज हर पेरेंट्स वर प्रेशरिंग हर टू गेट मैरिड इन अकॉर्डेंस विद ट्रेडिशनल कस्टम्स। संतोष 16 साल की उम्र में ही उसने अपना घर छोड़कर दिल्ली चली गई। ठीक है, क्योंकि उसके माता पिता उसे पारंपरिक रूप से, क्या नाम है, उसकी शादी करवाना चाहते थे और उसे ये पसंद नहीं था। फीलिंग दैट इट वॉज द राइट टाइम टू असर्ट हर इंडिपेंडेंस, शी क्वाइटली इनरोल्ड इन अ स्कूल इन दिल्ली टू कंटिन्यू हर स्टडीज। तो उसने देखा कि ये तो मेरी शादी करवा देंगे, मैं भी शादी के लिए तैयार हूं नहीं, तो उसने अपनी आज़ादी को बरकरार रखते हुए चुपके से उसने अपना नाम दिल्ली के एक स्कूल में इनरोल करवा लिया था अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए। हर पेरेंट्स इवेंचुअली एग्रीड टू सपोर्ट हर स्कूलिंग व्हेन संतोष assured them the would work पार्ट टाइम टू पे फॉर हर फीस। ठीक है, उसके माता पिता को थोड़ा बहुत एग्री और सपोर्ट हुए भी इस बात को लेके कि संतोष जो है ना, उसकी बच्ची, वो थोड़ा पार्ट टाइम काम भी करेगी और अपनी फीस वगैरह दे देगी, तो इससे वो थोड़ा सा खुश हुए। They realized that she was determined, independent and capable of making a standing by her decision। और माता पिता को ये पता चल गया था कि मेरी बेटी अब बड़ी हो चुकी है, वो अपने फैसले खुद ले सकती है और उस पर खड़ी भी उतरेगी, है ना, ये चीज़ें। तो ऐसे लिखना था। ओके, अगला देखेंगे हमारा बी वाला क्वेश्चन। वाई डिड मार्गी हेट स्कूल? वाई डिड शी थिंक सो? शी थिंक द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन। ठीक है, तो मार्गी जो है बच्चों, वो स्कूल से नफरत क्यों करती है? ठीक है, मार्गी को स्कूल से नफरत क्यों थी? उससे क्यों लगता था कि पुराने जमाने के स्कूल शायद से उसके हिसाब से मजेदार रहे होंगे। तो चलो, ये क्वेश्चन का आंसर थोड़ा बड़ा है और ये मिड टर्म में आ चुका है बच्चों, दैट्स वाई यहाँ पे मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। देखो, मार्गी हेटेड स्कूल, मार्गी को स्कूल से हेट था, क्यों? बिकॉज देयर वॉज नो रूम फॉर फन, वहाँ पे मौज मस्ती के लिए कोई जगह ही नहीं थी। She had no classmates and was confined to her home। उसका कोई सहपाठी नहीं था और वह अपने घर में ही, घर ही तक सीमित थी। So it was completely boring, जो कि उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बोरिंग था। The part Margie hated the most was the slots where she had to put homework and test papers। मार्गी के लिए सबसे हेटेड पार्ट क्या होता था?
उसको होमवर्क करना और टेस्ट पेपर्स को देना। हर हेटेड फॉर स्कूल इंक्रीज्ड फर्दर व्हेन शी फाउंड दैट शी वाज कॉन्सिस्टेंटली डूइंग पुअरली इन ज्योग्राफी टेस्ट दैट द मैकेनिकल टीचर वाज गिविंग हर। उसका स्कूल से और नफरत इसलिए बढ़ गया था क्योंकि ज्योग्राफी में वो अच्छे नंबर नहीं ला पा रही थी। रीजन क्या था? क्योंकि मैकेनिकल टीचर उसे बहुत ज़्यादा टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहे थे। ठीक है, इसके अलावा शी थॉट द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन एंड कॉल्ड इट फन स्कूल। उसने सोचा कि पुराने जमाने के स्कूल मजेदार रहे होंगे, इसीलिए उसने पुराने स्कूल को फन स्कूल, मजेदार स्कूल कहा है। ऐसा क्यों? बिकॉज शी इमेजिन दैट all the children from the whole neighborhood come together laughing and shouting in the schoolyard। उसने ऐसा इसलिए कहा कि इस पुराने ज़माने के स्कूल्स में जो आसपास के मोहल्ले के बच्चे होंगे वो एक साथ आते हैं। ठीक है, स्कूल के दिन में हंसते चिल्लाते हैं, एक साथ बैठते हैं और एक साथ स्कूल में आते हैं और एक ही साथ एंड ऑफ द डे घर जाते हैं। दे वुड लर्न the same things and could help each other with homework and talk about it। ठीक है, वो एक दूसरे का होमवर्क करवाते हैं, उसके बारे में बातें करते हैं। ऑल्सो द टीचर्स वर ह्यूमन बींग्स। उस समय के टीचर ह्यूमंस थे, आज के टीचर तो मैकेनिकल टीचर है। ठीक है, ऑल दिस एस्पेक्ट्स मेड हर बिलीव दैट द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन। ठीक है, और इसने उसके बिलीव को और ज़्यादा बढ़ाया। ठीक है, कि जो स्कूल्स हैं उस टाइम पे काफ़ी मज़ेदार रहे होंगे। So she was not even able to concentrate on her lesson or fractions taught by the mechanical teacher। इसीलिए अभी उसे ना तो स्कूल में पढ़ने में मज़ा आ रहा था, ना ही तो जो लेसन उसको सिखा रहे थे उसके मैकेनिकल टीचर उसमें मज़ा आ रहा था, है ना। ये चीज़ें हैं बच्चों, पहले के टाइम पे मज़े लेके पढ़ाई होती थी, अच्छे से पढ़ाई होती थी और भी कई सारी चीज़ें सिखाई जाती थी। लेकिन आज के टाइम पे क्या है, प्रेशर पे प्रेशर है पढ़ाई के लिए, है ना। दैट्स द आंसर। सो क्वेश्चन 10th आपका पूरा हो गया। अब हम क्वेश्चन 11 को देखेंगे एंड ये हमारा है सबसे आखिरी क्वेश्चन, उसके बाद पेपर खत्म। तो क्वेश्चन 11 क्या कहते हैं बच्चों? 11th में हमसे पूछा गया है आंसर एनी वन क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स। तो पहला क्या दिया हुआ बच्चों कि तो लिखा हुआ है बच्चों, बहरमन्स विजिट टू सुइज फ्लैट वॉज ब्लशिंग इन डिस्गस्ट फॉर जॉन्सी। जस्टिफाई द अबव स्टेटमेंट, राइट और आंसर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लास्ट लीफ। यानी कि बहरमैन का सू के फ्लैट पर जाना जॉन्सी के लिए एक वरदान साबित हुआ, ब्लेसिंग। ठीक है, तो इसको आपको यहाँ पे स्टेटमेंट को बेसिकली बताना है। ठीक है, तो आओ बच्चों बताते हैं। लिखेंगे जॉन्सी वाज सफरिंग फ्रॉम निमोनिया एंड लोस्ट द विल टू लाइव। ठीक है, जॉन्सी निमोनिया से पीड़ित थी और उसने जीने की इच्छा वो खो चुकी थी। शी ऑल्सो डेवलप्ड अ स्ट्रेंज बिलीफ एंड लिंक्ड हर लाइफ टू द लास्ट लीफ ऑफ द एविक क्रीपर। उसने एक अजीब सा अपना विश्वास बना लिया था कि अपने जीवन को आइवी क्रीपर के आखिरी पत्ते से उसने जोड़ दिया, जैसे वो खत्म होगी वो भी मर जाएगी। ठीक है, हर फ्रेंड सुई ट्राइड हार्ड टू मेक जॉन्सी ऑप्टिमिस्टिक बट नथिंग वर्कड। उसके जो फ्रेंड थी सुई, उसने बहुत ही ज़्यादा उसको जॉन्सी को खुशी देने की कोशिश की, जो भी तरीके अपनाए, लेकिन वो वर्क नहीं किए। When बहरमन कम टू देयर फ्लैट शी टोल्ड हिम अबाउट जॉन्सीज कंडीशन। ठीक है, जब बहरमन आया, ठीक है, तो बताया कि मतलब ये जो है ना जीना नहीं चाहती है, ऐसा ऐसा। ठीक है, तो बहरमन न्यू दैट द लास्ट लीफ वुड फेल सून। उसे पता चला कि अब उसका आखिरी पत्ता बस गिरने ही वाला है। सो ही वेंट आउट इन द स्टॉर्मी नाइट एंड मेड अ लीफ टू कीप जॉन्सी फेथ अलाइव। ठीक है, उसने क्या किया, उस तूफान भरी रात में वो बाहर गया और जॉन्सी के विश्वास को जीवित रखने के लिए उसने एक और नया पत्ता बनाया। द हेल्थी एंड ग्रीन लीफ मेड जॉन्सी रियलाइज हर मिस्टेक एंड इट रिफ्रेश्ड हर टुवर्ड्स लाइफ अगेन। ठीक है, और जैसे ही सुबह सुबह उसने स्वास्थ्य और हरे पत्ते को जॉन्सी ने देखा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। एज ए रिजल्ट ही रिकवरी वाज फास्ट। और जैसे ही उसने देखा हरा पत्ता है ऐसा वैसा, तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और अब उसकी रिकवरी तेजी से शुरू हुई। अनफॉर्चुनेटली बहरमन डाइड 2 days later ड्यू निमोनिया बट हिज मास्टरपीस was still present on a creeper spreading love and hope। दुर्भाग्य से 2 दिन के बाद में निमोनिया के कारण
बहरमैन की मृत्यु हो गई, लेकिन उसकी जो एक क्या नाम मास्टरपीस थी वो अभी भी उस क्या नाम है प्रेम और आशा के प्रतीक के रूप में उस पर अभी भी फैली हुई थी। देयरफॉर इट कैन बी कंक्लूड दैट बहरमन्स विजिट टू शू फ्लैट प्रूव टू बी बून फॉर जॉन्सी। इसीलिए बहरमन का सू के फ्लैट पर जाना जॉन्सी के लिए वरदान से कम नहीं था, वरदान साबित हुआ। ठीक है, लेकिन उसकी डेथ हो गई 2 दिन के बाद में। ठीक है, सो अब बात करते हैं इसके सेकंड वाले क्वेश्चन की, काफी इंटरेस्टिंग है। देखो, व्हाट डिड द शैलो ऑब्जर्व व्हेन ही फ्लू ओवर द सिटी। शैलो ने जब वो ऊपर उड़ा सिटी के ऊपर तो उसने क्या ऑब्जर्व किया। राइट और आंसर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द हैप्पी प्रिंस। तो चलो देखते हैं बच्चों कैसे लिखेंगे आंसर। ऐसे लिखेंगे, एज ही फ्लू ओवर द सिटी, जब वो सिटी के ऊपर उड़ा, द शैलो शो द कॉन्ट्रास्ट, उसने तुलना देखी, अंतर किया किस किस में, वेल्थ स्वास्थ्य में और गरीब में, बिटवीन रिच एंड पुअर यानी कि अमीरों और गरीबों में। ही शो द रिच इन देयर ब्यूटीफुल हाउसेस एंड द पुअर वेगर सिटिंग एट द डोर स्टॉप। उसने देखा अमीर अपने घरों में रहते हैं, सुंदर सुंदर घरों में, और गरीब बाहर हैं। इन द डार्क स्ट्रीट्स, उन अंधेरी रातों में। ही शो द वाइट फेसेस ऑफ हंग्री चिल्ड्रन, उसने देखा कि बहुत सारे बच्चे जो कि भूख से उनका चेहरा सफेद पड़ गया, ऐसे देखे। ही शो द वॉचमैन टेलिंग टू हंग्री बॉयज टू रन अवे, उसने देखा कि वॉचमैन बच्चों से कह रहा है, भूखे बच्चों से भाग जाओ यहां से। ठीक है, देन द 2 हंग्री बॉयज वांडेड ऑफ इनटू द रेन, जो 2 बच्चे थे भूख से तड़प रहे थे वो बारिश में चले गए। ठीक है, 2 लिटिल बॉयज वर ट्राइंग टू कीप ईच अदर वार्म बाय हगिंग ईच अदर अंडर द आर्च ऑफ अ ब्रिज, यानी कि वो दोनों एक दूसरे को हक कर रहे थे ताकि उन्हें गर्मी कम लगे, मतलब गर्मी लगे, ठंडी बहुत ज्यादा थी। एंड द वॉचमैन वाज टेलिंग देम नॉट टू लाई डाउन देयर, वो कहते थे तुम्हें यहां बैठने की इजाजत नहीं है, भागो यहां से। अनस्केयर्ड फॉर एंड अनवांटेड दीज वाज वांडर्ड ऑफ इनटू द रेन। ठीक है, मतलब बेपरवाह और अवांछित ये लड़के बारिश में भटक गए। थर्स द शैलो शो द सेम मिजरी दैट मेड द हैप्पी प्रिंस क्राई, और जब ये चीजें हैप्पी प्रिंस को पता चली तो वो बहुत ज्यादा दुखी हुआ। ही शो द रिच पीपल हैविंग फन, उसने देखा रिच पीपल फन करते हैं। ऑब्लियस टू प्लेट ऑफ द पुअर डाउन द स्ट्रीट, और जो गरीब लोग हैं, बच्चे जो हैं, वो स्ट्रीट्स पे कैसे दुख झेल रहे हैं। ही शो द कंडीशन ऑफ द पुअर व्हेन दे वर नॉट इवन अलाउड टू गेट अ गुड स्लीप बाय द पुलिस पेट्रोलिंग द स्ट्रीट्स, उन्हें जब पुलिस पेट्रोलिंग वगैरह होती है तो भी उन्हें जो है अच्छे से वहां बैठने नहीं दिया जाता है। ऐसी कुछ बातें हैं। ठीक है, सो यहां पे हमारा हो चुका है बच्चों ये वाला पेपर अब पूरा। एंड आई होप आपको जो भी मैंने यहाँ पे अच्छे से समझाया है बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी आप पूरा हो चुका है। ओके, तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप सभी ने मेरे साथ मिलकर आज की इस वीडियो में क्लास 9th के अपने इंग्लिश के एनुअल यानी फाइनल एग्जाम के लिए जो हमारा दूसरा वाला एक इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर था इसका सॉल्यूशन कर लिया है। और आशा करता हूं बच्चों कि आज के इस पार्ट 2 के सेशन में हमने जो सेक्शन सी लिटरेचर वाला अपना कवर किया है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी दोनों ही बुक्स के, आई होप आप सभी ने उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लिया होगा, अच्छे से प्रैक्टिस, अच्छे से प्रिपरेशन अपनी कर ली होगी, और डेफिनेटली आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुई होगी। एक बार ना आप सारे बच्चे ईमानदारी से मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख के जाओ कि आपको कितनी हेल्प मिली है। बाकी जैसे कि आपको बताया था कि हमारा सेशन का लाइक का टारगेट है 799, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करना, और कमेंट बॉक्स में जैसा कि मैंने आपसे बोला अपना फीडबैक देके जरूर जाइएगा। ठीक है, बाकी ये रही मेरी इंस्टाग्राम की आईडी, आप चाहो तो मैसेज कर लेना, फॉलो करके पूछ लेना। बाकी मिलते हैं बच्चों आपसे अगले सेशन में। अब आपसे मुलाकात होगी सैंपल पेपर नंबर 3 की वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए बच्चों अपना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।